कुछ विद्यार्थी आज भी मुझसे पूछते हैं कि सर क्रांति यूट्यूब बैच एग्जैक्टली है क्या। तो मैं उनको जवाब देने से किसी भी तरह की परहेज इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं कोई सुपरस्टार तो हूँ नहीं कि मैंने कोई क्रांति यूट्यूब बैच चला रखा है तो उसकी जानकारी हर व्यक्ति को हो। तो जब भी आपके मन में सवाल आता है कि क्रांति यूट्यूब बैच एग्जैक्टली है क्या, तो मैं बड़ा ही सिंपल सा आपको जवाब देना चाहता हूँ। ये एक ऐसा बैच है जिसमें मैं प्री 2025 से पहले पहले कम से कम 60 से 70 लेक्चर्स अपलोड करना चाहता हूँ और इन 60 से 70 लेक्चर्स में मैं वो सारा एक्स्ट्रा कंटेंट, वो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, वो सारा एक्स्ट्रा डेटा जो किसी भी फैक्चुअल किताब में नहीं मिलता है, और हर साल इस पूरे सेक्शन से, इस पूरे डेटा से, इस पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट से हर साल 10 से 15 क्वेश्चंस एग्जाम में फंसते हैं। तो वो पूरा डेटा मुझे अलग से कवर करवाने का जो एक मन मैंने बनाया था, वो सब कुछ मैं इस क्रांति यूट्यूब बैच में कवर करवाता हूं। और जो आप मुझसे एक पूछते हैं कि सर क्या आप क्रांति यूट्यूब बैच के अंदर प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवर करवाओगे, तो देखो भैया, जब मैं बोलता हूं एक्स्ट्रा डेटा, एक्स्ट्रा फैक्ट्स, तो मैंने वहां पर कहां बोला कि मैं पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। मैंने हमेशा कहा है कि प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को कवर करवाने के लिए मैं आपको ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी, जिसके साथ आप सेल्फ स्टडी और प्रॉपर बुक लिस्ट के साथ आप अपने पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर कर सकते हो, उसके साथ एडिशनल हेल्प के लिए ये बैच अस्तित्व में लाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर से मैं क्लैरिटी दे पाया हूँगा इस बैच के बारे में। और अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो हर लेक्चर में मैं इस स्लाइड को दिखाता हूं कि अगर तुमको लगता है कि केवल क्रांति बैच का उपयोग करके तुम प्रीलिम्स निकाल सकते हो तो तुम गलत हो। क्रांति बैच उन लोगों के लिए है जो ये वाली दवाई खा के जाते हैं, सेल्फ स्टडी वाली, बुक लिस्ट वाली, फैक्चुअल डेटा पूरा जो बताया जाता है बुक लिस्ट के माध्यम से। अगर आपने ये टारगेट पूरा किया हुआ है तभी आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो दोस्तों ये आज हमारा जो लेक्चर है वो है क्रांति बैच का लेक्चर नंबर 35। जो आप टॉपिक देख रहे हैं वो कौन सा चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी, और इस टॉपिक के भीतर जो लेक्चर चल रहा है वो 5 है। और लेक्चर में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, कृषि उत्पादन यानी कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उससे संबंधित जो नया डेटा रिलीज़ किया है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में जो है मैं आपसे इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे और ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा आज का। और इस चीज़ को मैं वापस रिपीट करूं कि नहीं करूं, मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में ये पूरी स्लाइड आपको ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार स्टडी कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ये वाली स्लाइड भी मैंने पिछले वीडियो में जो है समझा दी थी, तो उसको वापस दोहराने की बजाय आप इसको पॉज करिएगा और स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ लीजिएगा। मेरा काम शुरू होगा दोस्तों आज यहाँ से, इस वाले सेक्शन से जो है मेरा काम स्टार्ट होगा। ये जो आपके सामने पूरी जो कहानी लिखी हुई है, इस कहानी के बारे में इसीलिए कहता हूँ कि भाई क्रांति बैच को देखना है तो सीक्वेंस में देखो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप किसी ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन कोर्स के अंदर पढ़ रहे हो, तो ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन कोर्स में जैसे आप बड़े डिसिप्लिन के साथ सीक्वेंस में लेक्चर पूरे करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से इसको ट्रीट करो। यहाँ पर जब भी अगर आप हेडिंग देखो तो क्या लिखा हुआ है, 2023-24 के फाइनल एस्टीमेट, हिंदी में क्या कहते हैं, 2023-24 के अंतिम अनुमान। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ के बारे में आपको बताया था कि ये जो शब्द होता है ना, अंतिम अनुमान, फाइनल एस्टिमेट, क्या होता है कि कोई भी वर्ष होता है, कोई भी ईयर होता है, जैसे कि मान के चलो कोई ईयर है जिसको हम कह रहे हैं 2023-24, ये हमारा पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर था। और ऐसे ही एक हमारे पास वर्ष है जिसको हम कह रहे हैं 2024-25, ये आपका वर्तमान का वित्तीय वर्ष है, फाइनल ईयर। ये 2 वर्ष की मैंने जो है यहाँ पर बात कर ली। अब जैसे कि हर वर्ष को 3-3 महीने के जो है क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आ जाते हैं पहले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने और फिर अगले 3 महीने।
इस प्रकार से 3-3 महीने के 4 क्वार्टर जो है बना के पूरे वर्ष को डिवाइड कर दिया जाता है। तो पहले 3 महीने में हमारा देश कैसा परफॉर्म करेगा, खास तौर पर कृषि के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो कोई भी वर्ष शुरू होता है तो उसके जो शुरू के 3 महीने होते हैं, उन 3 महीने में जो देश है उसमें वो एग्रीकल्चर में कैसा परफॉर्म करेगा उसका अनुमान लगाते हैं। तो पहले 3 महीने के जो अनुमान होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम अनुमान यानी कि फर्स्ट एस्टिमेट। उसको हम क्या कहते हैं, प्रथम अनुमान यानी कि फर्स्ट एस्टिमेट। जो अगले 3 महीने होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय अनुमान यानी कि सेकंड एस्टिमेट। जो अगले फिर 6 महीने के बाद जो अगले 3 महीने आते हैं 9 महीने तक, उनको हम कहते हैं तृतीय अनुमान यानी कि थर्ड एस्टिमेट। और जो अंतिम 3 महीने आते हैं यानी कि 10वां, 11वां और 12वां महीना, इसको हम बोलते हैं अंतिम अनुमान यानी कि फाइनल एस्टिमेट। इतना दोस्तों आप सभी को क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हो गया? क्योंकि ये बेसिक सी बातें हैं, सीधे लेक्चर शुरू कर देना और फैक्ट्स की बारिश कर देना, तो इससे आप कभी भी खुद से प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे और आपको हमेशा कहीं ना कहीं दिमाग में एक अधूरापन छूट जाएगा। और एक चलो खुद को टीचर ही कह लेता हूँ, वैसे तो टीचर बनने के लिए मैं समझता हूँ कि व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो सिर्फ खुद को एक ऐसे रोल में मानता हूँ कि आई एम जस्ट योर फ्रेंड और आप केवल अपने दोस्त से पढ़ रहे हो, तो दोस्त को थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो वो आपके साथ शेयर कर रहा है, दैट्स इट। तो 2024-25 शुरू हो चुका है। कोई भी वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को। तो अगर आप अप्रैल से काउंट करते हो तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने हो गए, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 8 महीने इस वर्ष के ऑलरेडी बीत चुके हैं। परंतु 8 महीने बीत जाने का मतलब ये नहीं है कि आप ये समझने लगो कि सरकार ने शुरू के ये जो 3 महीना और जो 3 महीना है इसके अनुमान जारी कर दिए होंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा समय लेती है सरकार और डेटा हम तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी तक 2024-25 में जितने भी हमारे 8 महीने बीते हैं, तो इन 8 महीनों में से सरकार ने केवल जो शुरू के जो 3 महीने हैं उनके अनुमान, उनके एस्टीमेट जारी करे हैं। तो शुरू के जो 3 महीने होते हैं, अक्सर जो फर्स्ट एस्टीमेट होता है वहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं, मतलब 0% होती हैं। बहुत ही बुरे दिन चल रहे हो तो बन सकता है, वरना अन्यथा कभी नहीं बनता। तो इसीलिए जो वर्ष ऑलरेडी समाप्त हो चुका है यानी कि 23-24 का, तो 23-24 का वर्ष समाप्त हो चुका है और उसके अंतिम आंकड़े यानी कि फाइनल एस्टीमेट हमारे पास आ चुके हैं, वो भी कुछ महीने पहले ही आए हैं, अभी सितंबर में ही। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना तो 1000% यहां से बनेगा, यहां से बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, और जो लेक्चर जब मैंने शुरू किया तो स्टार्टिंग में एक स्लाइड थी कि हमको एग्रीकल्चर के संबंध में कितने साल पुराना डेटा पढ़ना होता है, तो साफ वहां पर लिखा हुआ है जिस वर्ष का एग्जाम दे रहे हो उससे 3 वर्ष पीछे का, यानी कि 25 का एग्जाम दे रहे हो तो 24, 23 और 22 का। तो वही डेटा दोस्तों मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं। ये सबसे लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है और इस डेटा को मैंने एक साथ स्क्रीन पर लिख दिया। आप ये कहो कि सर हमको याद करने में तकलीफ होगी, तो भाई साहब तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे ढूंढने में कितनी तकलीफ हुई है। तो जब कोई चीज प्लेट पर परोस के तुम्हारी आंखों के सामने आ चुकी है और ये स्लाइड है और अगली स्लाइड है, मात्र 2 स्लाइड है, यानी कि 10 पॉइंट तुमको याद करने हैं। तो जब इतनी मेहनत होके सब कुछ आपके सामने आ चुका है तो अब यहां पर कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट उठा के 10 पॉइंट याद करने हैं, उनको याद कर लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों चावल की, राइस का, और ये जो जितने भी तुम काले कलर से जितने भी तुम अनुमान देख रहे हो ये अंतिम अनुमान है, फाइनल एस्टीमेट है। ठीक है, किस वर्ष के 2023-24 के अंत तक आते आते काले रंग से जितने भी लिखे हैं। उसके बाद मैंने लास्ट मोमेंट पर एक बदलाव किया दोस्तों, ये जितने भी तुमको लाल रंग से जितने भी एस्टीमेट दिख रहे हैं, जैसे यहां पर एमटी का मतलब क्या, मिलियन टन, ऐसे ही यहां पर एमटी का मतलब क्या, मिलियन टन। तो मैंने सोचा कि जब तुमको 23-24 का मैं पूरा अंतिम अनुमान पढ़ा ही रहा हूं तो उसके आगे ब्रैकेट में उसके पिछले वर्ष यानी कि 22-23 का भी अंतिम अनुमान लिख दूं, ताकि जो रिस्क फैक्टर है वो बिल्कुल कम से कम हो जाए हमारा। यहां से प्रश्न नहीं आया, यहां से आया तो हमारे पास ये भी होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पढ़ के बताता हूं, जब 2023-24 का अंत हुआ तो उसके फाइनल अनुमान के अनुसार
पूरे साल में चावल का जो कुल प्रोडक्शन रहा, जो कुल उत्पादन रहा, वो कितना रहा? 137.82 मिलियन टन। गेहूं को अगर आप तुलना करो तो चावल की तुलना में कम है, 113.29 मिलियन टन। ठीक है। अच्छा, कभी एक चीज और सुन लो कि आगे जाके आप घबराओ। कभी कभार वो आपको जो डेटा है, जैसे कि ज़्यादातर जो रिपोर्ट दे रखी होती है एग्रीकल्चर वेबसाइट के ऊपर भी, तो वो डेटा को मिलियन टन में नहीं लिखते, वो डेटा को लिखते हैं लाख टन में। कितने टन में? लाख टन में। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लाख टन में लिखते हैं, मिलियन टन में नहीं लिख, सॉरी मैंने टन की स्पेलिंग गलत लिख दी, लाख टन में नहीं लिखते, मिलियन टन में लिखते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बेसिकली सिंपल सी बात क्या है साहब, बड़ी सिंपल सी बात ये है, अरे यार स्पेलिंग का क्या बैंड बज गई, चलो छोड़ो। मेन बात क्या है कि अगर मैं इसको लाख टन में कन्वर्ट करूंगा ना, तो पता है कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा 1378.2, ये हो गया लाख टन। एक पॉइंट आगे खींच लो तो ये हो जाता है मिलियन टन। और एग्जाम में दोनों तरह से प्रश्न आ सकते हैं, तो कृपया करके कंफ्यूज मत करिएगा, तो यूनिट देख लेना अच्छे से। अगर उन्होंने मिलियन टन में पूछा है तो इस तरीके से आंसर आएगा, और अगर उन्होंने लाख टन में पूछा है तो पॉइंट एक आगे खिसक के, यानी कि 1378, उसके बाद पॉइंट फिर 2 आएगा। कर लेंगे आप इतना? ठीक है, तो इसको मैं जरा साफ करता हूं। तो अब ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि आपको सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ जाए, उसने राइस दे रखा है, उसने गेहूं दे रखा है, उसने मोटे अनाज दे रखे हैं, फिर आपसे कहे कि ज्यादा से कम के उत्पादन के हिसाब से लगाइए, तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो हमको यहाँ पर चावल बहुत ज़्यादा दिख रहा है 137 के आसपास, गेहूं कितना दिख रहा है 113 के आसपास, जो मेज है यानी कि मक्का, वो तो आप देखिए वैसे ही कितना कम है, इतना थोड़ी ना यूज़ होता है चावल और गेहूं की तुलना में, तो मक्का कितना दिख रहा है 37.66 मिलियन टन। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे बार्ली यानी कि जौ, ये तो और भी कम यूज़ होता है, मात्र 1.69 मिलियन टन। अगर आप देखेंगे ज्वार तो ये कितना यूज होता है 4.73 मिलियन टन। अगर आप देखेंगे बाजरा, ये कितना यूज होता है 10.7 मिलियन टन। अब 2022 से थोड़ा समझ लो, ये तो आपको जरूरी है ही जो पूरी स्लाइड पे लिखा हुआ है। जैसे कहां कहां समझने की बात है, जैसे कि बार्ली है यानी कि जौ, तुम अगर इसको देखोगे तो ये 2022-23 में इतना था 1.91, अब ये उल्टा कम हो गया 1.69। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं। ये हरकत एक जगह और हो रही है मक्के के साथ। मक्का 2022-23 के अंत में कितना मिलियन टन था 38.08 मिलियन टन, और 2023-24 के अंत में उल्टा कम हो गया 37.66 मिलियन टन। ये दिख रहा है आपको? अच्छा, उसके बाद दोस्तों बाजरे के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। 2022-23 के अंत में बाजरे का कुल उत्पादन कितना था 11.43 मिलियन टन, और 2023-24 में आते आते कितना हो गया 10.7 मिलियन टन। तीन चीजों में आपको दिखाए, मक्का, जौ, बाजरा। तो ये डेटा अगर मैं आपके सामने लेके आया हूं तो ये आपका एक खुद का फर्ज भी बनता है कि भैया सब कुछ बना बनाया हमारे सामने आ गया, अब कम से कम उसको सही तरीके से एनालिसिस तो कर लें कि कहां क्या हो रहा है। अब जैसे कि आप देखो, अब आपको यहां पर सारे अनाज नहीं पढ़ने हैं, जो केवल इंपॉर्टेंट है जो मैं लेके आया हूं वो सारे मैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल रहा हूं। तो अब जैसे कि देखो, गेहूं और चावल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम इसमें ये कैलकुलेट करके देखना कि पिछले वर्ष कितना था 2022-23 के अंदर 135.75 मिलियन टन, और अब कितना हो गया 2023-24 में 137.82 मिलियन टन। अब थोड़ी बहुत अगर तुम गणित जानते हो तो अच्छी बात है, और अगर आपकी गणित कमजोर है तो यूट्यूब पर मैंने गणित के MPPSC के संबंध में लेक्चर डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अब मैं आपसे एक होमवर्क करवाऊंगा और उसको आप कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन कैसा बन सकता है एग्जाम में MCQ के साथ, कि 2022-23 की तुलना में 2023-24 के अंदर जो चावल है उसकी संख्या कितने प्रतिशत से बढ़ी। तुमको ये तो दिख रहा है कि लगभग 2 मिलियन टन जो है बड़ा है, लेकिन 2 मिलियन टन को तुमको काय में कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। तो फॉर्मूला बड़े में से छोटा डिवाइड बाई बड़ा, ऐसे करके मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा वरना होमवर्क ही आपका सामने पूरा खुलासा हो जाएगा। तो आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि 2022-23 की तुलना में 2022-23 की तुलना में
2023-24 के अंदर 2023-24 के अंदर जो राइस का प्रोडक्शन है, यानी कि चावल का जो उत्पादन है, उसमें कितने परसेंट की वृद्धि आई है? उसमें कितने परसेंट की वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट आया है? तुमको ये काय में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर सकते हो ये चीज। तुमको ये सेम क्वेश्चन तुमको चावल और ये सेम क्वेश्चन तुमको गेहूं दोनों के साथ करना है, यानी कि राइस के साथ भी तुमको ये क्वेश्चन का आंसर देना है और गेहूं के साथ भी तुमको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चावल तो मुझे लगभग दिख रहा है 2 मिलियन टन से बढ़ गया है, और जो आपका जो गेहूं है वो भी लगभग 2.5-3 मिलियन टन से बढ़ गया है। तो इसको आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे भी दोस्तों ऐसा ही मैंने कुछ डेटा लगाया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक आने वाला है इंपॉर्टेंट। पहले तुम रागी का देख लो। रागी 2022-23 के अंत में कितना था? 1.69, उल्टा कम हो गया है, 1.67 हो गया है। श्री अन्न, भैया श्री अन्न पर तो जितनी बार इंपॉर्टेंट लिख दिया जाए उतना कम है। श्री अन्न सरकार कितना ज्यादा प्रचार कर रही है श्री अन्न का। श्री अन्न क्या है? मोटा अनाज है। क्या है? मोटा अनाज। तो ये जो मोटा अनाज है ये 2022-23 के अंत में कितना था? 17.32। बहुत थोड़ा सा इसमें बढ़ाव आया है, इंक्रीमेंट आया है, वृद्धि हुई है। तो अब कितना हो गया? 17.5 मिलियन टन। अब ये जो लिख रहा है ना टोटल पल्सेस, टोटल पल्सेस मतलब दाल कई वैरायटी की होती है, तो हर एक दाल को अलग अलग नहीं पढ़ना। यहां पर टोटल दाल का यानी कि कुल दलहन, तो कुल दलहन 22-23 में कितना था? 26.05 मिलियन टन। लेकिन अब घट गया है, और घट के कितना हो गया है? 24.24 मिलियन टन। तो तुमको ये जो दलहन वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें भी तुमको बताना है कि कितने परसेंट की गिरावट आई है। दलहन वाले में भी तुमको 2022-23 और 23-24 को कंपेयर करके ये बताना है। गिरावट तो आई है, ये तो दिख रहा है, लेकिन कितने परसेंट की गिरावट आई है? कितने परसेंट की गिरावट कितने परसेंट की गिरावट आई है, कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही दोस्तों, अब ये 10 और 11 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरे अनाज को देखो, दो कैटेगरी अलग अलग होती हैं जो तुमको दिख रहा है ना, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी, इसमें तुम्हारे फल वगैरह आ गए, ये अलग कैटेगरी है। और जितना भी अभी तुमने ऊपर पढ़ा, दाल चावल ये फलाना जौ बाजरा ये सब कुछ कंबाइन करके क्या कहलाता है? खाद्यान्न। क्या कहलाता है? खाद्यान्न। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टोटल फूड ग्रेन्स, हिंदी में कहते हैं कुल खाद्यान्न। तो कुल खाद्यान्न से यहां से प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको याद है कितना जोर दिया था, 10 मिनट तक यही मैं आपको बताता रहा था। 10 मिनट नहीं तो 6-7 मिनट तो बताया होगा। तो 2022-23 में जो टोटल फूड ग्रेन्स थे, जो कुल खाद्यान्न था वो कितना था? 329.68 मिलियन टन, ठीक है। और 2023-24 के अंत में बढ़ के कितना हो गया? 332.29 मिलियन टन। यानी कि मुझे इसमें पहली नजर में देखने से ऐसा लग रहा है कि लगभग इसमें 2.6 मिलियन टन की बढ़ोतरी नजर आ रही है। लेकिन आपको इस आंकड़े को भी काय में कन्वर्ट करना है दोस्तों, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है कि 2022-23 की तुलना में 2023-24 के अंत तक जो है दोनों वर्ष को कंपेयर करें तो कितने परसेंट की वृद्धि आ गई है। वृद्धि तो हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है, दिख रहा है, लेकिन कितने परसेंट में हुआ है, तो यह भी आपको काय में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में। मैं चाहता तो परसेंट में खुद भी कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन फिर आप लोगों के अंदर एक वो फायर होती है ना, वो खत्म हो जाती है कि सब सामने तो लिखा है, कॉपी पेस्ट करो रटो, वो वाली चीज नहीं। थोड़ी सी 1% मेहनत आप अपनी तरफ से करेंगे तो आपको चीज याद रह जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर दोस्तों ये जो अपना कृषि और किसान कल्याण विभाग की जो वेबसाइट है, मैंने आपको कल भी दिखाई थी, तो उस पर उन्होंने एक डेटा भी एक और रिलीज किया है कि जो कुल बागवानी है, टोटल हॉर्टिकल्चर, सारे फल वगैरह का टोटल, तो ये 2022-23 की तुलना में 0.65% क्या हो गया है? कम हो गया है।
तो यहां पर मैंने आपको 2022-23 का आंकड़ा नहीं बताया है। मैंने क्या बोला है कि 22-23 में जितना भी रहा होगा उसकी तुलना में 23-24 के अंदर कितना प्रतिशत से कम हो गया है, 0.65% से कम हो गया है। और मैं ये भी नहीं कहता कि आपको इसका 2022-23 का डेटा याद भी होना चाहिए, बागवानी की बात कर रहा हूं। प्रतिशत दे रखा है तो निकाल सकते हो। अगर मैथ यहां पर भी आती है तो क्या आप इस दम पर निकाल सकते हो कि भैया वर्तमान में इतना है, और ये तब आया है जब 2022-23 वाले आंकड़े में 0.65% की कमी हुई है। तो क्या आप 22-23 का आंकड़ा निकाल सकते हो इस ज्ञान के आधार पर? नहीं निकाल सकते तो छोड़ दो, निकाल सकते हो तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन इससे आप एक चीज जरूर देख चुके हो कि प्रतिशत में भी वो प्रश्न पूछ सकता है। सिंपल प्रश्न पूछेगा, ABCD में कुछ ना कुछ प्रतिशत लिख देगा, आपसे पूछेगा कि 22-23 की तुलना में 23-24 के अंदर जो टोटल फूड ग्रेन्स हैं, जो कुल खाद्यान्न हैं, उनमें कितने की बढ़ोतरी हुई है। तो आपको उसके लिए यहां पर प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने आपसे 4 प्रश्न की प्रतिशत पूछ ली है, गेहूं, चावल और आपसे यहां पर टोटल दलहन और टोटल खाद्यान्न। ठीक है, ये सारा डेटा आपको 2 स्क्रीन पर मात्र मुझे लगेगा इसमें 2 घंटे के आसपास, आपके लिए यहां पर काम हो गया 2 मिनट के अंदर। अब दोस्तों ये देखो जरा, अब इस टेबल में सब कुछ नहीं पढ़ना, घबराना मत, और ट्रांसलेशन में आपको अभी हाथों हाथ करे दे रहा हूं। ये जो फिलहाल आप अपने सामने टेबल देख रहे हो, इसका संबंध 2024-25 से है। 2024-25 के अंदर जो रबी फसलें होती हैं, कौन सी फसलें? जो रबी फसलें होती हैं, तो रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने क्या फिक्स किया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि MSP, FPR, FRP मैंने कल खूब बताया था आपको। ठीक है, तो 2024-25 के नज़रिए से अगर हम देखें तो जितनी भी मैंने रबी फसलों के लिए MSP अलग लॉन्च की जाती है, और जो खरीफ फसलें होती हैं उनके लिए MSP अलग लॉन्च की जाती है। जैसे कि रबी फसलों में क्या क्या आता है? रबी फसलें वो होती हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों की शुरुआत में काट ली जाती हैं। जैसे कि गेहूं है, गेहूं को आप सर्दियों में बो रहे हो और गर्मियों की शुरुआत में काट ले रहे हो। तो जैसे कि गेहूं पर एक हम ये वाला साइड याद कर सकते हैं कि 2023-24 में प्रति क्विंटल गेहूं पर कितनी MSP देती थी सरकार? तो 2125 रुपए की। और 2024-25 जो चल रहा है जो हमारा, इसमें सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर कितनी MSP दे रही? गेहूं तो इंपॉर्टेंट है ना, तो 2275, यानी कि सरकार ने MSP क्या कर दी है? बढ़ा दी है। तो कितनी बढ़ाई है? MSP में वृद्धि देकर रखा है, इंक्रीमेंट। तो ये सारा इंक्रीमेंट जो है आप देख सकते हो, यहां पर हर साल महंगाई बढ़ रही है, तो इसीलिए जो सरकार है वो MSP भी बढ़ा रही है। आप इधर देखो, जो मसूर दाल है उस पर तो सरकार ने 425 रुपए प्रति क्विंटल जो है बढ़ा दिए हैं। ठीक है, गेहूं दिख रहा है, गेहूं का याद रखना दोस्तों। ठीक है, अच्छा, और देखो जरा यहां पर, अब यहां पर क्या दे रखा है? 2024-25 में खर्चा करने, ये वाला सेक्शन मत याद करना। ठीक है, लागत पर लाभ ये भी रहने दो, जिसकी इच्छा है वो याद कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रश्न नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ी सी बनने की चांस कम है ना। कुछ ना कुछ तो देखो हटाना ही पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके लिए 2 चीज़ें याद करने के लिए क्या है कि 23-24 के अंदर प्रति क्विंटल कितनी MSP थी, 24-25 के अंदर प्रति क्विंटल कितनी MSP हो गई, और MSP में वृद्धि कितनी हो गई। मैं तो कहता हूं कि आप 3 कॉलम भी याद मत करो, ये तो फसल के नाम है, ये तो वैसे भी याद करने पड़ेंगे। आप 23-24 की MSP याद कर लो, और वृद्धि कितनी आई है ये याद कर लो। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो वैसे भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो केवल 2 कॉलम जो है आपको याद करने हैं, याद कर लीजिएगा। MSP काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती है, तो कुछ हैरत अंगेज होने की बात नहीं रहेगी कि अगर वो एग्जाम में आ जाए। अब रबी फसलें वो कब बो दी आपने? सर्दियों में बो दी। अब ऐसे ही दोस्तों कौन सी फसलें होती हैं? खरीफ फसलें होती हैं, जिसमें आपका धान आ जाएगा, यानी कि चावल आ जाएगा। आप चावल का ख्याल कर ही रहे होंगे, सर पीछे गेहूं तो बता रहे हो लेकिन चावल नहीं बता रहे हो, धान नहीं बता रहे हो, तो बता देते हैं धान। देखो साहब,
क्या कहानी है, ध्यान से देखना। धान में भी कैटेगरी है, एक सामान्य वाली और एक ग्रेड ए वाली। जो अब देखिए, सामान्य वाली के लिए एमएसपी थोड़ा सा कम रहता है और जो ग्रेड ए वाली है उसके लिए एमएसपी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लेकिन याद करना कितना सरल है कि सरकार ने जो सामान्य वाला धान है और जो ग्रेड ए वाला धान है, अगर आप 2023-24 की तुलना में देखो तो सरकार ने 117 रुपये और 117 रुपये जो है उसमें बढ़ा दिए हैं। ठीक है, ज्वार हाइब्रिड वाला, ये ज्वार वगैरह का तो मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, धान का तो कम से कम आप सामान्य और ग्रेड ए वाला तो कर लो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी वही है, आपकी खरीफ फसलें हैं। खरीफ फसलों में वो आपसे जो है कपास की ये 2 कैटेगरी पूछ सकता है, इसका आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कपास पूछ सकता है, सोयाबीन आपसे पूछ सकता है। सोयाबीन वर्तमान में एमएसपी 4892 बढ़ोतरी कितने की है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकता है ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली में कितना हो रहा है, 406 के आसपास, है ना। तो ये यहाँ पर जो है हमको इंपॉर्टेंट सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो एमएसपी सारी याद करनी जरूरी नहीं है, वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन एमएसपी याद करनी कैसे है ये चीज़ भी आप लोगों ने जान ली आज। तो इसी के साथ दोस्तों इस लेक्चर में मैंने इतना ही डेटा कवर किया था, क्योंकि डेटा आप मुश्किल से 15 मिनट बैठ के इसको याद कर लो और आपको पूरे क्रांति बैच का रजिस्टर बनाना है, इस बात में कोई दौराय नहीं है। आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। अब कॉमन सेंस क्या कहता है कि मैं क्या पूरी टेबल नोट डाउन करने बैठूंगा? नहीं, सिंपल रखूंगा, एमएसपी 2024-25 के हिसाब से एक लाइन में समेट दूंगा, गेहूं की एक लाइन में समेट दूंगा। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करिए, क्योंकि कॉमन सेंस इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है कि हर किसी के पास मिले, इसलिए बार बार डेली बताना पड़ता है कि भैया कॉमन सेंस का आप यूज़ करें और शॉर्ट तरीके से अपने रजिस्टर में नोट्स बनाएं। क्योंकि जब अंत होगा क्रांति बैच का तो कम से कम 60-70 लेक्चर पर अंत होगा। तो आप सोचिए कि आप जनरली क्या करते, कोई प्रीलिम्स कोर्स को ज्वाइन करके वहाँ से कुछ पढ़ते, या जो मैंने आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम टेबल दिया है वहाँ से आप पढ़ते। लेकिन उसके बावजूद आप सोचो 60-70 लेक्चर का अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ के जाओगे तो कुछ ना होने से कितना अच्छा है बताइए आप। पूरा रजिस्टर आपका लोड हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं ये सारे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड फिगर्स। अंदर से एक मजबूती, एक सिक्योरिटी, एक हिम्मत आपको महसूस होगी। और अगले लेक्चर में जब मैं मिलूंगा ना तो मैं रैंकिंग की बात करूंगा, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किस राज्य की कितनी रैंकिंग है। अपडेट वाली, फाइनल एस्टीमेट, थर्ड एस्टीमेट, आपको पता है एस्टीमेट में खेलना आपने शुरू कर दिया है, तो उसमें आपको बहुत तगड़ा मज़ा आने वाला है। तो मुलाकात करूंगा दोस्तों मैं आपसे अब अगले लेक्चर में। टिल देन इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।